नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय रेशों से वस्त्र को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अध्याय के पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के भाग में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम परिचय करेंगे। इसके बाद ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में जानेंगे और अंत में रेशों से ऊन तक के बारे में भी समझेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं और इनके हम परिचय को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में जाना था कि वस्त्र रेशे से बनते हैं। रेशे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि रेशों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीका क्या है। पौधों द्वारा प्राप्त रेशों को पौध रेशा कहते हैं तथा जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशों को जांतव रेशा कहा जाता है। जांतव रेशे के प्रमुख उदाहरण होंगे ऊन, रेशम। अब हमारे मन में प्रश्न यह आता है कि ऊन के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि उनके रेशे भेड़, बकरी या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकिन से प्राप्त किए जाते हैं और उनके रेशे का प्रयोग स्वेटर, मफलर, मोजा, शॉल एवं अन्य ऊनी कपड़े बुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है। इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखने में मदद करता है। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। हमारे तरह ही भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल यानी कि ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं विभिन्न प्रकार के नस्लों के भेड़ तथा उनसे प्राप्त रेशे एवं उनके प्राप्ति स्थान के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लोही भेड़ के बारे में। लोही नस्ल के भेड़ का ऊन की गुणवत्ता उत्तम कोटि का होता है और यह राजस्थान और पंजाब राज्य में पाए जाते हैं। वहीं रामपुर बुसायरा नस्ल के भेड़ के ऊन की गुणवत्ता भूरी ऊन होती है और यह उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। वहीं नाली नस्ल के भेड़ की ऊन की गुणवत्ता दरी की ऊन होती है और यह भेड़ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्य में पाए जाते हैं। इसके बाद पाटनवाड़ी और मारवाड़ी नामक नस्ल की भेड़ के बारे में जानते हैं। पाटनवाड़ी नस्ल के भेड़ का ऊन की गुणवत्ता होती है हौजरी के लिए और यह भेड़ गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। वहीं मारवाड़ी नस्ल के भेड़ की ऊन की गुणवत्ता मोटा ऊन होता है और यह गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न नस्ल के भेड़ों के बारे में जाना तथा उनके द्वारा प्राप्त किए गए ऊन के गुणवत्ता के बारे में भी जाना। साथ साथ हमने यह भी जाना कि कौन से नस्ल का भेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, भेड़ों के ऊन के अलावा अन्य जानवरों जैसे कि याक या बकरी के बालों से भी ऊन बनाया जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी कि फर होते हैं। इनसे शॉलें बनाई जाती है जिन्हें हम पश्मीना शॉल कहते हैं। इसके बाद ऊंट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन बनाने के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ और जानते हैं
कि रेशों से ऊन तक कैसे बनते हैं। दोस्तों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। यह प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। तो आइए हम इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में समझते हैं और बारी-बारी से जानते हैं। सबसे पहले भेड़ों को पालना तथा उनका प्रजनन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, भेड़ों से अच्छे नस्ल के ऊन प्राप्त करने के लिए उनके पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भेड़ शाकाहारी होते हैं, इसलिए वे घास एवं पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली इत्यादि खिलाते हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। इसके बाद रेशों को ऊन में संसाधित किया जाता है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन का उत्पादन नामांकित चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले हम ऊन की कटाई करते हैं। भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई यानी कि शियरिंग कहलाती है। भेड़ के बाल काटने के लिए उसी प्रकार की कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसा नाई बाल काटने के लिए करते हैं। भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में किया जाता है ताकि भेड़ पर बालों का सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ न हो। ऊन कटाई की प्रक्रिया भेड़ को कोई कष्ट नहीं पहुंचाती है क्योंकि उनके शरीर के चमड़े की सबसे ऊपरी परत मृत प्रायः होती है। हमारे बालों की तरह भेड़ के बाल भी पुनः बढ़ते हैं और बढ़ जाने पर बाल की दोबारा कटाई की जाती है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम अगले चरण के बारे में समझेंगे जिसका शीर्षक है अभिमार्जन या मंजाई, जिसे हम इंग्लिश में स्काउरिंग भी कहते हैं। अब इस चरण में क्या होता है दोस्तों कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाती है। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। आजकल अभिमार्जन मशीन द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों, अगले चरण के बारे में समझते हैं जिसका शीर्षक है छटाई, जिसको हम इंग्लिश में सॉर्टिंग कहते हैं। इस चरण में क्या होता है दोस्तों कि अभिमार्जन के बाद बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्रकृति के बालों की छटाई की जाती है। इसके लिए रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या अलग किया जाता है। इसके बाद अगला चरण है धोना या सुखाना, जिसे हम इंग्लिश में वॉशिंग या ड्राइंग कहते हैं। इस चरण में क्या होता है कि अब छोटे छोटे रोएदार रेशे, जिन्हें बड़ भी कहा जाता है, उसे चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। ये वही बड़ है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। अगला चरण है रंगाई यानी कि कलरिंग। इस चरण में क्या होता है कि भेड़ों एवं बकरों से प्राप्त बाल प्रायः उजला, काला या भूरा होता है। रेशों या तंतुओं को हम भांति भांति के रंगों में रंग सकते हैं। अगला चरण है रीलिंग। इसमें क्या होता है कि अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए जानते हैं व्यावसायिक संकट के बारे में। दोस्तों, जो लोग इस उद्योग में छटाई का काम करते हैं उनका काम बहुत ही जोखिम भरा होता है क्योंकि वह एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमण को आप चित्र में भली भांति देखकर समझ सकते हैं।
इस प्रकार से दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं उनके परिचय के बारे में भी समझा। उसके बाद ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में जाना और अंत में रेशों से ऊन बनने तक की प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकार के चरणों के बारे में समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में। इसके बाद रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद रेशम कीट पालन कैसे होती है इसके बारे में भी समझेंगे और अंत में रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप JCERT की 7वीं कक्षा के विज्ञान पुस्तक से अध्याय रेशों से वस्त्र से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।